नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र एलआईसी के संग। आज हमारे साथ है एक बहुत ही जाने मानी हस्ती जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी महारत हासिल की है। मैं हूँ सृष्टि चंद, एक एचआर प्रोफेशनल, एलएनडी ट्रेनर और प्रोडक्ट मैनेजर और आज के इस पॉडकास्ट की आपकी होस्ट। हमारे साथ हैं आज श्री संजय बिदानी जी, जो एलआईसी में एक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं। ये 100 से भी ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम को लीड करते हैं और अपने 37 साल के लंबे सफ़र में इन्होंने ऑल इंडिया नंबर 1 रैंकिंग जैसे शिखर पर भी अपना नाम लिख चुके हैं। आइए जानते हैं संजय बिदानी जी से। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, थैंक यू। संजय जी, आपको एलआईसी ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया? मैंने जब एलआईसी ज्वाइन किया था ना, तब एक जॉब की तलाश थी और मुझे लगा कि एलआईसी में जुड़ना मेरे लिए एक आसानी से जुड़ पाऊंगा मैं, बिकॉज ऑफ माय फादर वाज आल्सो इन एलआईसी। तो मैंने उस टाइम पर तो एक एक जॉब स्टार्ट किया था, पर अब ये मेरा पैशन है कि मैं अपना इसे टीम को बढ़ा के, टीम के लिए कुछ करके, टीम को कुछ दे सकूं। जान के बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम जानते हैं आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं। किस साल में आपने एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया और किस साल में आपने सीनियर बिजनेस एसोसिएट की टाइटल को लेना ज़रूरी समझा? 1988 में मैंने एलआईसी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया। उसके बाद 2009 में एक स्कीम आया जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया एज ए सीनियर बिजनेस एसोसिएट। ऑल इंडिया में टोटल 300 लोगों को उस टाइम सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद जैसे ही मेरे को पहला अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मैंने इसको 2010 में इसको ज्वाइन किया और तब से अभी तक मैं एज ए एसबीए एलआईसी में काम कर रहा हूँ। ग्रेट। तो आपके इस लंबे सफ़र के कुछ यादगार पल जो रहे हों, आपकी की अचीवमेंट्स रही हों, जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? बहुत ही यादें रही है एलआईसी के साथ जुड़ के। सबसे पहले जो आपने खुद भी शेयर किया, मैंने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया। दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद ये तो थी एक अचीवमेंट मेरे लिए। मेरे इन क्षणों में कई दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी टीम का एक साथी मेरे पास आ रहा है कि सर मुझे बच्चे के लिए टॉप्स लेने हैं। क्यों नहीं उसने टॉप्स लिए थे आज तक, कि उसकी बच्ची ने आज तक टॉप्स को टच नहीं किया था। वो लेडी जिस बैकग्राउंड से मेरे पास आई थी, उसके बाद जब ये चीज़ उसको मिली, तो आप उसमें उसकी खुशी के अलावा जो मुझे इंटरनल प्लेजर मिला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कई लोगों ने अपने जब मेरे को आकर डिस्कस करते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, उसने ये कर लिया और सब कुछ यहीं से हो रहा है। जब फीमेल्स आके कहती हैं कि यस, हम लोग भी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मेजर अपनी अर्निंग के बदौलत, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया ये बताने के थैंक यू। लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2005 में आपने ऑल इंडिया नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी, तो क्या पैरामीटर्स थे? किन बेसिस पे आपको वो रैंकिंग मिली? क्या रीज़न्स थे और कैसे उसने आपकी आगे की जर्नी में कंट्रीब्यूट किया? 2005 एक लाइफ चेंजिंग टाइम था हमारे लिए। उस टाइम पर यूलिप कोई बेचता नहीं था एलआईसी में। वी स्टार्टेड टू सेल यूलिप और ऑन दैट ईयर माय कलेक्शन वाज 76 करोड़। और अगर मैं उसको आप उसको अचीवमेंट समझेंगी तभी समझ पाएंगे, जो भी मेरे को देख रहे हैं, कि मेरे बाद जब हम लोग मेरिट लिस्ट बनाते थे, हम लोगों ने एक मेरिट लिस्ट डिज़ाइन की थी एलआईसी ऑफ इंडिया, संजय बिदानी, उसके ऊपर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बाकी सारी कंपनीज का जो कलेक्शन था उसका टोटल हमारी टीम के टोटल से कम था। सारी प्राइवेट कंपनीज का टोटल हमारे टोटल से कम था। काफ़ी सिग्निफिकेंट दैट वाज अचीवमेंट मेजर रही होगी अचीवमेंट। ये। और उस टाइम पे आपका टीम साइज़ क्या था? बिकॉज़ वो अचीवमेंट भी आपके टीम मेंबर्स के को कहीं न कहीं उस चीज़ का क्रेडिट जाता होगा। उस टाइम पर मेरी टीम में 70 प्लस तब भी थे मेरे पास एडवाइजर्स। रिक्रूटमेंट पर मैंने उसके बाद फोकस किया जब देखा कि मैं उस टाइम पर एक मेरी टीम के मेंबर ने कमाया था 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ इन अ सिंगल ईयर। तो जब मैंने ये देखा कि ये लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं तो औरों के पास भी ऑप्शन जानी चाहिए। उसके बाद मैंने टीम को बढ़ाना शुरू किया
लोग आए, जुड़े, छूट गए, पर एज ऑन डेट 2005 से लेकर 2025 के 20 साल में 40 प्लस है। जनरली टीम होती क्या है कि आप एक बनाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं उनके फैमिली कंपल्शन की वजह से या शिफ्टिंग की वजह से, पर उसके बावजूद मेरी टीम में जो ग्रोथ आई है वो उसके बाद आई है। और मैंने 70 to 106 आज की डेट में मेरी फिगर आती है, जो मेरे रिटायरमेंट तक फिगर रहेगी मेरे को, कि मैं 106 एडवाइजर्स के साथ अगली जर्नी स्टार्ट करूंगा। बहुत ही बढ़िया। हम आशा करते हैं कि ये जर्नी भी आपकी इतनी ही शुक्रिया। इवेंटफुल और सक्सेसफुल रहे जैसे आपका अब तक का सफ़र रहा है। इतने सालों में हमने देखा कि एलआईसी में काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी अलग-अलग प्रोडक्ट्स आए और जैसे कि पहले देखा जाता था, क्योंकि एलआईसी हमेशा से एक पीएसयू रहा है, पब्लिक सर्विस यूनिट रहा है, और जो एलआईसी की वर्किंग होती थी वो थोड़ी सरकारी विभाग जैसी होती थी। बट आज की डेट में एलआईसी इतना एडवांस हो गया है कि बाकी प्राइवेट कंपनीज़ की तरह, या बाकी जैसे भी आजकल डिजिटलाइजेशन हुआ है, हम उसकी तरह अपने फ़ोन से बैठे-बैठे भी कोई प्लान या प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निकल रेवोल्यूशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटलाइजेशन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, और उसको अपनाने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण रहा? शस्त्री जी, मैं पहले बताता हूँ कि एलआईसी में जो भी आया मैंने उसे दिल से एक्सेप्ट किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे को, इसमें मैं थोड़ा सा और पास में जाता हूँ, माई फादर वॉज ऑल्सो इन एलआईसी, जो आपको मैंने पहले बताया। आपने खुद ही बताया कि मैं टेक्निकली एलआईसी में बहुत साउंड हूँ। ये आपने जो रिसर्च की है, ये मेरे क्वेश्चन का जवाब भी है। मैंने एलआईसी का पहला एरा देखा जो मैंने सुना था, मेरे फादर ने मुझे बताया। ही वॉज अपॉइंटेड बिफोर 1956, जब एलआईसी नेशनलाइज नहीं हुई थी। तब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बन के चलती थी। 1956 में सब कंपनियों को जोड़ के एक कंपनी बनाई गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने वो टेन्योर देखा। उसके बाद अपनी लाइफ में मैंने एलआईसी 2 देखा, जब प्राइवेट कंपनीज आई। मैंने उसमें भी आपको बताया कि आज भी हम लोग अगर उसको देखते हैं, थोड़ा सा उसमें बताया जाए तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो अपने माँ का 50% शेयर ले लेता है, अपने माँ बाप के प्यार का भी, जायदाद का भी। बिल्कुल। 20 कंपनीज एलआईसी इंश्योरेंस में आज भी है। एलआईसी का मार्केट शेयर इस हिसाब से 5 से 7% होना चाहिए। आज भी हमारी टीम 50% ऑफ एडवाइजर्स एलआईसी में है, बाकी कंपनीज के मिला के 50% है। हमारा मार्केट शेयर आज भी 39 to 40% है, जो हम तब से सस्टेन करके बैठे हुए हैं। मैंने ये एरा देखा। मैंने उसके बाद एलआईसी एक कंपनी बनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसको भी हम लोगों ने देख रहे हैं जो आगे चल रहा है। इसमें जो भी चीज आई मैंने उसे बाय हार्ट अडॉप्ट किया, और मेरे अडॉप्टेशन का ये रहा कि एलआईसी ने शुरुआत में जो भी टेक्निकल चीजें निकालते चले गए, मैंने उसे सबसे पहले अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद अपनी टीम में इम्पार्ट किया। उसके बाद चेंजेस को मैं करता चला गया। एलआईसी ने एक पहले प्रोविजन निकाला था, E2E का प्रोविजन, एक टेक्निकली टर्म है, एंड टू एंड सोल्यूशन। उसको मैंने लिया। उसके बाद उन्होंने एक आनंदा निकाला। इवन जो प्रोडक्ट्स आए, अगर मैं नहीं करता तो मैं शायद टॉप नहीं कर पाता। यूलिप को जब लोगों ने डिस्कार्ड किया हुआ था, मैंने उसकी चीज को समझा और इतना कलेक्शन लाके दिया, तो चीज को मैं एक्सेप्ट करता चला गया, टेक्नोलॉजी को भी और एलआईसी के नए नए इनिशिएटिव को भी। उसी का रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ सर्वाइव कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। बट ऐसा भी होता है संजय जी कि जब कोई नई चीज़ आती है, कोई नया रेवोल्यूशन आता है, शुरू में एक रेजिस्टेंस भी फील होता है। रेजिस्टेंस चाहे हमारे काउंटर पार्ट्स जो हमारे बाकी कलीग्स होते हैं उनके थ्रू, या सिस्टम के थ्रू, कि मैनेजमेंट ने, लीडरशिप ने कोई एक डिसीजन, कोई एक नया प्रोविज़न, प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट सारे स्टेक होल्डर्स उसके फेवर में नहीं होते हैं। क्लाइंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जब कोई पुराना प्रोडक्ट जो बहुत सक्सेसफुल हो वो बंद भी होता है, तब भी काफ़ी क्या कह सकते हैं कि चिंता का माहौल बन जाता है कि अब आगे कैसे होगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ वेरी एक्सेप्टेबल टू चेंज। तो वो रेजिस्टेंस क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया अपने कलीग से, अपने टीम मेंबर से या क्लाइंट से? देखो, एक चीज होती है, अगर कोई चीज रेजिस्ट करता है तो वहीं का वहीं रह जाता है। आप चेंज के साथ चलते चले जाओ, क्योंकि चेंज हमेशा आगे फायदा ही देता है।
अभी एक रेवोल्यूशन आया आनंदा। आनंदा को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। मेरे को इस चीज को कहते हुए कोई भी हिचक नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से कॉल पे बात भी कर रहा था कि मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको गाइड करता हूँ, तो मैंने कहा कि ये काम मेरे असिस्टेंट से करा लो। द लेडी सेड कि क्या वो कर देगी? मैंने कहा यस, बाकी लोगों से ज्यादा काबिल है मेरी टीम की, मेरी असिस्टेंट भी। तो मेरे को ये पता है कि मैं चीजों को अडॉप्ट करता चला जाऊंगा, और लोग अगर रेजिस्ट करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो लोग साथ चलते चले जाएंगे वो चलते चले जाएंगे जी। और मेरे को एक चीज और भी पता है कि जो मेरे को रेजिस्ट करते चले गए, अल्टीमेट उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया है। देर से वेर करना पड़ा और करना पड़ेगा। जो नहीं कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं रुके रहेंगे। करेक्ट। ठीक, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जो बहुत फेमस कोट भी है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, उसकी याद भी दिलाती है हमें आपकी ये बात। आगे बढ़ते हुए आप 100 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की टीम को लीड करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमेशा से आपका एवरेज 70 to 100 के बीच में ही रहा है। दैट इज़ अ वेरी बिग टीम साइज़। प्राइवेट कंपनीज़ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद भी इतना बड़ा टीम साइज़ बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। बट इसके पीछे आपकी क्या फ़िलॉसफ़ी रही, आपके क्या आइडियोलॉजी रही जिसने आपको हेल्प किया इतनी बड़े लेवल पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में? दिल से हटके एक बात, मैंने एक बुक पढ़ी थी 1 मिनट मैनेजर। उसमें एक लाइन है, सबसे पहली लाइन है, यू मैनेज द थिंग्स, बिजनेस विल फॉलो। राइट। दूसरी चीज मेरे को मेरे पेरेंट्स ने सिखाई थी कि ये जो टीम में आपका हर शख्स है ना, वो आपका बच्चा है। मैंने उसे अडॉप्ट किया। मेरी टीम का कोई भी सदस्य मेरी फैमिली से कम नहीं है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। और जब मैं उनके साथ दिल से बात करता हूँ ना, उनके फायदे की बात करता हूँ, तो मैं उन्हें कहूँगा ना यहाँ से कूद जाओ, तो कूद जाएंगे। तो वो जो चीजें है ना, वो उनके लिए, वही मेरे को हमेशा फायदा करती रही है। और ये टीम मेरे साथ तभी चल पाई है। आज 100 लोग आपके साथ नहीं जुड़ के चल सकते, उनमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, और 100 लोगों की होंगी अगर, पर उसके बावजूद भी वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, कोई मेरी कमी भी होती है तो वो लोग ढक लेते हैं। बिल्कुल। तो ये है मेरे साथ जो चलने का रीजन। आप ही की बात से मुझे एक बात याद आई कि पढ़ा था किताबों में कहीं कि the difference between a manager and a leader is that manager manages people but the leader tries to put themselves in their shoes और उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। और जैसे आपने बोला कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है और आप हमेशा से अपनी टीम के बेनिफिट के लिए सोचते आए हैं, आई थिंक इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आपको इतना बड़ा टीम साइज रिटेन करने में थ्रू आउट योर करियर। बिल्कुल, थैंक यू। आपके इस इतने लंबे करियर में, टेन्योर में कुछ ऐसी मोमेंट्स रहे होंगे, ऐसे क्लाइंट स्टोरीज रहे होंगे या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो आपके साथ शायद आज भी आपको याद हो, अगर आप उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें। देखो, बहुत सारी स्टोरीज हैं। 37 साल का सफर, टोटल मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 450 से ज्यादा एडवाइजर्स को रिक्रूट किया है, जिसमें से 106 अभी हैं। एक आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने पूरे 37 साल के सफर में शायद रेयरली फील्ड में गया हूँ। मैं कभी भी फील्ड में नहीं गया। और अगर आप इस बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, एक चीज समझ में आती है कि हमारी फील्ड में ज्वाइंट कॉल्स का बहुत बड़ा महत्व है। ये आपको पता लग जाएगा कि हमारी वर्किंग स्टाइल क्या है। मेरी टीम में एक लेडी आई किसी प्राइवेट कंपनी से 2005 में। शी सेड, सर मैं आता रही हूँ, ज्वाइंट कॉल्स पे चलना है। मैंने कहा नहीं, आई विल नेवर गो। साथ मैंने उसके साथ एक क्लॉज और लगाई, पर जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं साथ चल पड़ूंगा। आज 20 साल हो गए उसको मेरे साथ। शी नेवर टोल्ड मी कि मेरे साथ आप ज्वाइंट कॉल पे चलो। तो मेरी ये है, मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ लोगों को पढ़ा दूं, समझा दूं, सिखा दूं, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट काम करें ना, मेरी क्या जरूरत है। तो ये मैं करता हूँ उनके लिए। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, इसको हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हमारे बड़े लोग हैं वो भी कहते हैं कि अगर किसी को एक बार का खाना दे दोगे तो शायद वो उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट अगर उसे कमाना सिखा दोगे तो वो ज़्यादा बिल्कुल सही बात बेनिफिशियल है। होगा। आई थिंक वही आपकी फिलॉसफी रही डेफिनेटली है यही मैं इस पे ट्रेनिंग पे बिलीव फोकस करता देने हूँ। में। डेफिनेटली इस पे बिलीव करता हूँ। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में
एलआईसी के साथ आपने प्रोफेशनली तो काफ़ी मेमोरीज शेयर करी, बट उससे रिलेटेड इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे क्या पड़ा? एलआईसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया ऑन अ पर्सनल लेवल? पर्सनल में जो मैं कुछ हूँ, आज मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं। मैं अगर कई दफ़ा बात करता हूँ कि दिल्ली जब मैं आया था ना, तो एक लड़का जिसे दिल्ली में कोई नहीं जानता था। वो एक जॉब की तलाश में आया था और अपना बसों में घूम के हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया। आज 1988 टू टिल डेट दिल्ली में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरा घर नहीं है। ओके। मेरे को अगर दिल्ली क्या, दिल्ली के बाहर भी मेरे से कुछ एडवाइजर्स है मेरे पास, तो उनके साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है, पर हाँ, ये मेरे अचीवमेंट है। आई थिंक ये ऐसी अचीवमेंट है जो आपके एलआईसी के करियर ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ रहेंगी, बिकॉज़ एक्सटेंडेड फैमिली, चाहे वो हमारी टीम के थ्रू हो, हमारे नेटवर्क के थ्रू हो, वो हमेशा कहीं न कहीं हमें पर्सनल लेवल पे काम आती ज़रूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा माना जाता है कि आपको मुशायरों का बहुत शौक है। तो मुशायरों में आपकी दिलचस्पी कब से है और कैसे शुरू हुई? अरे! ये कहाँ से क्वेश्चन निकाल दिया। एनीवे, मुशायरे मेरे लिए एक ताजगी देने का एक ज़रिया है। मेरे को ये अभी से नहीं, शुरू से है। मुशायरों में जाना, मुशायरों में पढ़ना, कुछ लिखना और लोगों को समझाना, सुनना-सुनाना मैं लगातार करता रहा हूँ, शुरू से करता रहा हूँ। अब कुछ टाइम मिलता है तो ज़्यादा हो गया मेरे लिए ये। हुँ। अब मैंने जाके बैठ के पढ़ना भी शुरू कर दिया जाके, और जाके सुनना भी शुरू कर दिया। तो आपके कोई फ़ेवरेट शायर? मेरा बहुत है फ़ेवरेट शायर। नए लोगों में एक को मैं आजकल सुन रहा हूँ, स्वयं श्रीवास्तव को बहुत सुन रहा हूँ मैं। ओके। क्योंकि उसकी लाइनें कहीं न कहीं मेरे को दिल से जुड़ती हैं। अभी मैं बैठा हुआ जब आपको सोच रहा था कि मुझे क्या-क्या सवालों का जवाब देने पड़ेंगे, तो एक लाइन मेरे दिमाग में चल रही थी कि दुनिया समझ रही है कि चमक चुका हूँ मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक चुका हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक चुका हूँ मैं। और उसके बाद मैं अपनी टीम को कई दफ़ा कहता हूँ। कहते हैं कि लड़कियों से शादी और लड़कों से नौकरियाँ उनका घर छीन देती हैं। बिल्कुल सही। और राम भी तभी राम बने थे जब वो घर से निकले थे। बिल्कुल। तो उसकी एक पोएट्री है, स्वयं श्रीवास्तव की एक लाइन और है, मुझे घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो ये है, मुशायरों का ये है। काफ़ी गहरी बात। शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपको हमेशा से पढ़ने का शौक़ रहा है, लिखने का शौक़ रहा है। काफ़ी कविताएँ, शायरियाँ आपने लिखी हैं पास्ट में, बट अब सुनने में आया है कि आपकी किताब भी आ रही है जिसका नाम है एलआईसी की गलियों से। तो ये किताब किस बारे में होगी? क्या इसमें कवर किया जाएगा? और कब तक हमें पढ़ने को मिल सकती है? कब लॉन्च होगी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सुनने में ये आ रहा है कि ये लॉन्च होने वाली है, अभी लॉन्च होने वाली नहीं है, अभी इसको भूमिका बंधी है, इसे स्टार्ट किया है मैंने। ओके। अभी 15 अगस्त को इसमें मैंने पहला पेज लिखा है इसके ऊपर हुँ, हुँ। कि मैंने कहाँ से जन्म लिया, मैंने कहाँ से पढ़ा, हुँ। उस पर थोड़ा-सा डाला है। इसको लगेगा अभी 8-10 महीने और लगेंगे, हुँ, हुँ। पर ये बनेगी। इसमें मेरा जो मकसद ये है कि जो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता आज आपके साथ बातचीत में, हुँ। क्योंकि जब भी मैं बोलूँगा ना, तो आवाज़ भर आ जाएगी इन लोगों की स्टोरी सुनाते-सुनाते। हुँ। उसमें उनकी सक्सेस स्टोरीज़, एक-एक बंदे के साथ मैंने क्या-क्या फ़ील किया हुँ। और क्या-क्या उन लोगों की लाइफ़ में अचीव हुआ और उसके लिए उन्होंने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी है, वो वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर बुक। जैसा कि आपने मेंशन किया, इसमें काफ़ी सारे आपकी ज़िंदगी के पन्ने होंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एलआईसी से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे, तो ज़ाहिर है कि इमोशनल तो होगी। और आशा करते हैं कि जो लोग इससे जुड़े हैं, जिनकी कहानियाँ इस किताब में लिखी जाएँगी, वो भी इस बुक को पढ़ पाएँ जब ये लॉन्च होगी। बिल्कुल पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे इस चीज़ को, और मैं जो भी लिख रहा हूँ, दिल से लिख रहा हूँ।
ये कहा जाता है कि अंत ही शुरुआत है। द एंड ऑफ वन थिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ अनदर। जैसे आप अपने एलआईसी से लंबे सफ़र के रिटायरमेंट पे के नज़दीक पहुंच रहे हैं और आपकी किताब की शुरुआत हुई है, वैसे ही क्या आपके प्रोफेशनल करियर की भी एक नई शुरुआत या सेकंड इनिंग्स होने वाली है? जी हाँ। अ, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उससे अगले दिन मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एज ए एलआईसी एसोसिएट बनने के लिए। और एलआईसी एसोसिएट क्या होता है? एलआईसी एसोसिएट इज एक वर्ड लीका, जिसमें हम लोगों को अगले 10 साल का वन सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन मिलेगा। हम्म, हम लोग टीम के लिए काम करेंगे, हम्म, जैसे आज भी कर रहे हैं, टीम को वैसे ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा जरूर डिफरेंस आएगा कि जो अर्निंग है, मेरा पर्पस ऑफ अर्निंग है भी नहीं। हम्म। जिंदगी में भगवान ने बहुत दिया, एलआईसी ने सब कुछ दिया। मैंने अपने बेटे को पायलट बना दिया आज की डेट में। तो अब दैट्स जो भी ग्रेट। कुछ है ना, अपने आप को देने का है इस दुनिया को। उसके लिए मैं अपने तरीके से पूरे एफर्ट्स करूंगा और लीका बन के अगले 10 साल अपनी टीम के साथ ही रहूंगा। बहुत खूब। आपने जो शायरी पेश करी थी उसी की एक लाइन जो आपने कही थी कि दिल ही जानता है बहुत थक चुका हूँ मैं। और रिटायरमेंट की जो एज होती है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद फिर प्रोफेशनल्स रिटायर होते हैं, तो बहुत लोगों का मानना होता है कि अब वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जो इतने सालों की भाग दौड़ थी उससे खुद को आराम देंगे। तो क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से आपने सोचा कि आप करियर अपना एक्सटेंड करेंगे और 10 सालों के लिए? मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, फैमिली का टाइम मैं अभी भी दे रहा हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं शाम को अपनी फैमिली के साथ ना हूँ। हुँ, हुँ। और एक्सटेंडेड फैमिली को भी टाइम देना मेरी ड्यूटी बनती है, जिन्होंने इतना साल मुझे करके दिया। और जब एलआईसी ने मुझे मौका दिया है अगले 10 साल इन लोगों के लिए कुछ करने का, हुँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अभी तक तो कमाया है, अब इन लोगों की इनकम्स ऐसी कर दी जाए कि इनकी अगली जो जनरेशन है हुँ। वो बहुत फ्लोरिश हो जाए। ये मेरा पर्पस है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो एलआईसी में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी सेकंड इनिंग्स के थ्रू? एक चीज मैं जानता हूँ, जब मैंने एलआईसी ज्वाइन किया तब से लेके अब तक एक चीज रखी है, नियमितता, कंटिन्यूटी। ओके। आप कंटिन्यूटी के साथ काम करते चले जाओ, आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। आप सोचो कि एक दुकान का शटर है, मैंने आज खोलना है, आज नहीं खोलूंगा, कल खोलना है, कल नहीं खोलूंगा, एक दिन नहीं खोलूंगा, हुँ, हुँ। तो कस्टमर वहां आना बंद कर देगा। जी। आप रोज अपनी दुकान का शटर खोलते चले जाओ और आपके पास कस्टमर की लाइन लगती चली जाएगी। मैंने जिंदगी भर यही किया है। हुँ, मैं बहुत रेयर ही ऑफ करता हूँ, बहुत जरूरी होता है तब नहीं होता ऑफिस में, अदरवाइज मैं अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और जिस टाइम मैं ऑफिस में नहीं होता, हुँ, कुछ ऐसे पल हो सकते हैं कि मैं शायद अब नहीं किसी की कॉल भी ले पा रहा हूँ, हुँ, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ अपनी टीम के लिए। हुँ, हुँ। आप अपने कस्टमर के साथ अवेलेबल रहो, अपने क्लाइंट्स के साथ अवेलेबल रहो, अपनी टीम के साथ अवेलेबल रहो, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली काम में कोई। बिल्कुल, बहुत इजी इंडस्ट्री है, बहुत इजी जॉब है, बहुत इजी वर्क है। करेक्ट। ली का प्रोफेशनल बनने के पीछे आपका पर्पस क्या रहा और आगे आपकी इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी? लीका, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पर्पस ये है कि मैंने अभी तक एलआईसी से बहुत कुछ लिया है। हुँ, हुँ। अब ये एलआईसी को और अपनी टीम को देने का टाइम है। और अब मैं पहले तो जो काम करता था मैं अपने रेवेन्यूज के लिए कर रहा था, हुँ, अब जो मैं काम करूंगा अपनी टीम के लिए करूंगा। मेरा गोल है कि मेरी टीम का हर मेंबर मिनिमम 1 लाख पर मंथ अपने घर लेके जाए, और उसके लिए मेरी टोटल एफर्ट्स रहेंगे, दिल से रहेंगे, और मैं लगातार उस पर काम करता चला जाऊंगा। स्ट्रेटजी वक्त के साथ बदलेगी। जब एलआईसी के फॉर्म भरे जाते थे तो मैंने लोगों को फॉर्म भरना सिखाया। अच्छा। जब एंड टू एंड सोल्यूशन आया, हाँ जी। मैंने एंड टू एंड सोल्यूशन पे काम किया। जब आनंदा आया, मैंने आनंदा पे काम किया। आगे कोई भी चीज ऐसी आएगी जो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट होगी, हुँ। वो बताया जाएगा और वो उन लोगों को सिखाया जाएगा। आपने काफ़ी चीज़ें मेंशन करी जैसे आनंदा, एंड टू एंड सॉल्यूशंस। आप इनके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? लिसनर्स को शायद इसमें बहुत ज्यादा फायदा ना हो। एंड टू एंड सोल्यूशन अगर मैं कहूँ तो एलआईसी का एक प्रोसेस है जिसमें आप पैसे लेने से लेके एंड तक आप ही काम करते हैं। ओके।
पर मैं एंड टू एंड सॉल्यूशन उस टाइम पर इसको नहीं कहता था। मैं एंड टू एंड सॉल्यूशन इसको ऐसे लेता था कि इसको मैंने और जगह यूज किया E2E को, कि आपकी लाइफ का हम्म, आखिरी तक के जो पर्पसेस हैं उसको पूरा करने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं ये सोच के इसको लिया। आनंदा इज ए हैप्पीनेस। हम्म, तो जब भी मैं कहता हूँ कि लोग आनंदा में पॉलिसी करो, उनका काम तो जरूर आसान हो जाता हाँ है। कि मेरा अगर बंदा आज की डेट में सोनीपत बैठा हुआ है, टीम का मेंबर, वो सोनीपत बैठ के पॉलिसी कर रहा है, तो उसको हैप्पीनेस है ना कि 3 घंटे उसको आने के नहीं लगेंगे, 3 घंटे जाने के नहीं लगेंगे। या वहीं बैठे बैठे उसका प्रपोजल हो गया, और इसको हम लोगों ने लगातार यूज किया है। बहुत खूब। थैंक यू। आई थिंक LIC ने काफी सोच समझ के नाम रखा आनंदा। यस। और ऐसा सुनने में भी आया है कि आप आजकल बीमा सखी पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या है बीमा सखी, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक बहुत जरूरी है सवाल आपका, क्योंकि बीमा सखी एक प्राइम मिनिस्टर का खुद का इनिशिएटिव है ओके। देश की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। और इसमें LIC अपनी जेब से हर महिला को, जो भी LIC के साथ जुड़ती है, एक साल में, पहले साल में 7,000 पर मंथ, 84,000 पर एनम हो गया। अगले साल में 6,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में 5,000 पर मंथ एज स्टाइपेंड देती है, जो ओवर एंड अबव कमीशन मिलता है पुराने एजेंटों के मुकाबले। तो आप ये सोचो कि जिस दिन कोई महिला इसमें जुड़ती है और वो अपने टारगेट्स पूरे करना शुरू करती है, उसके लिए 1 लाख रुपए साल का इनिशियली आना शुरू हो गया आउट ऑफ कमीशन। तो देश में 1 लाख रुपए कमाने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर में बहुत कम लोग होते हैं, जो 10 से 15,000 रुपए महीना सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने इस पे सोचा हुआ है कि जो मेरा मिशन कहना चाहिए, अगले 6 महीने में मिनिमम 50 बीमा सखी में अपनी टीम में ऐड करूंगा, और उसके बाद हर साल 100 का टारगेट है। जितनी सर्वाइव करेंगी, मेरी तरफ से पूरी एफर्ट्स होंगी कि मैक्सिमम लोग सर्वाइव करें, क्योंकि 3 साल स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो लोग कमाएंगी। बट हर साल मेरा 100 का टारगेट है अगले 5 साल तक के लिए, जो मेरा पहला पड़ाव आएगा एज ए ली का 5 साल का पीरियड। तो मैं 500, 450, 500 एडवाइजर्स एज बीमा सखी रिक्रूट करने वाला हूँ। ग्रेट, दैट्स अ वेरी ग्रेट विजन टू हैव। बीमा सखी में जैसे आपने बोला, it's a very good initiative to bring some structure into the unstructured और unorganized job sector. उसी के साथ में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस हैं, कोई मिनिमम क्राइटेरिया है जो उन फीमेल्स को अचीव या मीट करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्टाइपेंड? एक महिला जो सिर्फ 10वीं पास है, वो LIC के एडवाइजर बन सकती है। उसके बाद उसे एक एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम पास करना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मैं उसको एक फॉर्मूला अडॉप्ट करके रखा हुआ है मैंने। वो मैं फॉर्मूला जब उसके साथ शेयर करता हूँ, तो कोई भी, मतलब मेरी टीम में ऐसे लोग भी जो 10th करके मेरे साथ जुड़े, इवन और MBA भी है। MBA वाले के लिए भी मुश्किल होता है एग्जाम पास करना, पर जब वो उस फॉर्मूले के हिसाब से करता है, जो 10वीं पास महिला भी जाती है एग्जाम देने, वो पास होके आ जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फर्रा नहीं देना, पर हाँ रास्ता दे देना है। बहुत खूब। आई थिंक ये आपके इतने सालों का अनुभव है जिसकी वजह से आप इस डेफिनेटली फॉर्मूला पे, या आज की डेट में जिसे एल्गोरिदम भी बोलते हैं, उस पे पहुँचे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आपके साथ जुड़ें इस बीमा सखी इनिशिएटिव के थ्रू, और वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप ले पाएँ। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए, जाते जाते आपसे एक शेर सुनना पसंद करेंगे। आपका कोई फेवरेट शेर हो जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? शेर, एक शेर मुझे बहुत पसंद है, जो मैं कई दफा गुनगुनाता भी हूँ। उसे मेरे वही फेवरेट शायर है आज की डेट में, जो मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ, उन्हीं की उसमें से एक शेर है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है वो खून पसीने की चमक है। बहुत खूब। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल मेरा बनता है आपसे सीधा। मुझे ये बताओ, आज तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, ये पॉडकास्ट करके आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ?
बहुत ही कुछ सीखने को मिला आपसे। आपकी इतने लंबी जर्नी के बारे में जानने को मिला। आपके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल इनसाइट्स के बारे में जो मेरे खुद के भी पर्सपेक्टिव्स हैं, वो पता चला काफ़ी हद तक मैच करते हैं। और एलआईसी ऑफ़ इंडिया का नाम तो बचपन से सुना था, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। आज सामने हूबहू देखने को भी मिला कि कैसे एलआईसी ने ना सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ और अपने क्लाइंट्स के जीवन में ऐड ऑन किया है, बट हर किसी की लाइफ में एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स भी रही है। और उसी के साथ आपका जो इतना ग्लोरियस टेन्योर रहा है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सृष्टि जी, धन्यवाद। थैंक यू।